आज हमारे साथ हैं प्रखर श्रीवास्तव जी, जिनके साथ हम बात करेंगे उस मानसिकता की जिसने भारत का विभाजन कराया, एक पाकिस्तान बनवाया। आज भी एक मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हिंदू जो हैं वो मुस्लिम इलाकों में क्यों गए? प्रखर जी, जी। ये आपको 1946 की याद दिलाता है। ये 1946 के पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपकी पुस्तक आपने लिखी है वो 1946 के से लेके और 1948 तक के प्रकरणों पर है। जी। आपको 1946 की याद दिलाता है क्या ये प्रकरण कुछ? बिल्कुल, मतलब वो जो कत्लेआम जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पे कलकत्ता में हुआ था, उस स्केल का नहीं था, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी जो है वो करीब-करीब वही थी। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री जो इतने साल से वहाँ की मुख्यमंत्री है, वहाँ पर उन्होंने पूरी विपक्ष के नेता के तौर पर भी राजनीति की है, और उसके बाद भी वो अपने राज्य का इतिहास नहीं जानती है। अपने राज्य के जो तथाकथित अल्पसंख्यक जिनको कहते हैं, उनकी मानसिकता को अगर नहीं समझती है, उनके इतिहास को नहीं समझती है, तो बड़ी हैरानी की बात है। क्योंकि ममता बनर्जी का जो पूरा बयान था, वो बयान में ये कहती है कि चूंकि ये रमजान चल रहा है, तो इसलिए जो मुस्लिम है वो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और वो रोजे रखने में और अपना नमाज वगैरह में बिजी रहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ममता बनर्जी को जो बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा दंगा है, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से कहा जाता है, लेकिन जिन लोगों ने उस दिन दंगा किया था, मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के समर्थकों ने, उनके लिए वो 16 अगस्त 1946 की तारीख नहीं थी, उनके लिए वो रमजान का 17वां रोज था। और ये मेरी जो पुस्तक है जिसपे आप आज चर्चा के लिए मुझे बुलाया है, ये हिराम इसका नाम है, और गांधी हत्याकांड की प्रमाणिक पड़ताल है। और चूंकि मैं गांधी हत्याकांड की पड़ताल के दौरान उस वक्त देश काल स्थिति परिस्थिति क्या थी, इसका मैंने रिसर्च किया है, तो मैंने अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय का जो नाम रखा है, जो आज हमारी बातचीत का विषय है, वो ये है, अध्याय दूसरा है, कलकत्ता रमजान का 17वां दिन। तो रमजान के 17वें दिन में क्या होता है? ममता बनर्जी को ये मालूम होना चाहिए कि रमजान का 17वां दिन जो था वो 16 अगस्त 1946 को जो था वो उस समय रमजान चल रहे थे, 17वां दिन था। तो 17वां दिन बड़ा ही इस्लाम के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है, और इसी दिन जानबूझकर जिन्ना ने इस 17वें दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना था। और कलकत्ता में जो उस दिन पोस्टर और पैम्फलेट बांटे गए थे, पोस्टर जो चिपकाए गए थे, और यहाँ तक कि उनका जो मुख्य पत्र था मुस्लिम लीग का डॉन, उसके भी फ्रंट पेज पर जो विज्ञापन छपा था, उसमें जो कंटेंट छपा था वो मैंने अपनी पुस्तक में लिया है। और ये कंटेंट मैंने अपने मन से नहीं लिया है, ये कंटेंट को जस्टिस जीडी खोसला, जिन्होंने गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। जस्टिस खोसला के लिए बता दूं कि देश की आजादी के दौर में, बंटवारे के दौर में जो दंगे हुए थे, उसके लिए जो कमेटी बनी थी, उसके वो एक तरह से मुखिया थे, और उन्होंने एक जो रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर पूरे दंगों का रिसर्च करने के बाद दी थी, और उसी रिपोर्ट में से उन्होंने ये पैम्फलेट निकाला जो ममता बनर्जी उनके समर्थकों को, इस देश के जो खुद को बौद्धिक कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, जो खुद को लिबरल समझते हैं, सेक्युलर समझते हैं, ऐसे लोगों को ये पैम्फलेट पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि 75 साल बाद भी, जो 7 दशक गुजरने के बाद भी मॉडर्न ऑपरेंडी कुछ लोगों की चेंज नहीं हुई है। तो 16 अगस्त 1946 को जो रमजान का 17वां दिन था, उस दिन जो पैम्फलेट छापे गए थे डायरेक्ट एक्शन डे को सफल बनाने के लिए, उसका हेडर था जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ। फिर नीचे लिखा हुआ था, मुसलमान भाइयों, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि रमजान के पाक महीने में ही आसमान से कुरान उतरी थी। रमजान के 17वें दिन अल्लाह की नेमत से हमारे पैगंबर ने अपने 313 मुसलमान साथियों के साथ बद्र की लड़ाई में बहुत सारे काफिरों पर पहली जीत हासिल की थी। यह जिहाद का आगाज था। ये वही रमजान का महीना है जिसमें सिर्फ 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर फतेह पाई और इस तरह से इस्लाम की हुकूमत की नींव डाली थी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद, उस समय एकीकृत भारत में 10 करोड़ मुसलमान थे, ये बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम हम बन चुके हैं। हम लोग अल्लाह के नाम पर उसी रमजान महीने में जिहाद शुरू करने जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि हम मजबूत बने और काफिरों पर जीत हासिल करें। हम हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करें और जिहाद के लिए कुर्बानी दें। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कायम करने में कामयाब होंगे। जो जन्नत जानने का अरमान रखते हैं, देखिए जन्नत का यहाँ उस दिन भी इस्तेमाल किया गया था, जो जन्नत में जानने का अरमान रखते हैं वो आगे आए, जो सीधे हैं परेशान है वो आगे आए, जो चोर और गुंडे हैं, बद किरदार है, बेनमाजी है, वो भी आगे आए। मतलब हर तरह का मुसलमान आगे आ जाए। जन्नत का चमकता हुआ दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। हम सब हजारों की तादाद में उसमें दाखिल होंगे। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के सर पर ताज था। मुसलमानों सोचो फिर भी हम काफिरों के गुलाम क्यों? ये पैम्फलेट, ये इस तरह के पोस्टर, इस तरह के विज्ञापन मुस्लिम लीग ने छपवाए थे। और रमजान का जो 17वां रोजा था, उसका जो इस्तेमाल है वो
कलकत्ता में दंगे फैलाने के लिए किया गया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट ममता बनर्जी दे रही थी कि रमजान में तो मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ते हैं और वो सिर्फ रोजे रखते हैं और इस तरह की कोई उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो कोई हिंसा करेंगे, तो हमने देख लिया कि किनके हाथों में पत्थर थे। और ये एग्जाम्पल मैं इसकी दे रहा हूँ कि ये सेम मॉडस ऑपरेंडी है। तो कहने का मतलब है कि इतने सालों बाद भी चीज नहीं बदली, क्योंकि हमने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा। और डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या हुआ था इसका पूरा विस्तार से वर्णन है कि जो ऑक्टोलोनी स्मारक था जहां पर ये बुलाया गया था। देखिए तारीख को अगर हम एनालिसिस किए, इसको मैंने कल ट्वीट भी किया था, परसों इस पर ट्वीट भी किया था कि ये 30 मार्च 2023 की तारीख थी, वो 16 अगस्त 1946 की तारीख थी। ये रमजान का 7वां दिन था, वो 17वां दिन था। जगह वो ऑक्टोलोनी स्मारक था, कलकत्ता का डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में जिस दिन हुआ था, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, ये हावड़ा की गलियां थी। मुख्यमंत्री जो सोहरावर्दी था मुस्लिम लीग का 1946 में, और ममता बनर्जी 2023 में। लेकिन बदला कुछ नहीं हुआ, वही सब। स्केल जो है थोड़ा सा नीचे था क्योंकि स्थितियां बदल गई हैं। लेकिन ये मॉडस ऑपरेंडी को समझने की जरूरत है। ममता बनर्जी जैसे नेताओं को मालूम होना चाहिए कि वो जो लोग सोचते हैं या जिस सोच का वो दिखावा करते हैं, हकीकत में वैसा होता नहीं है। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या हुआ, उसके बाद का इतिहास जो है वो ज्यादातर लोगों को मालूम है। संजय जी जी जी, वो तो पता है। उसके अलावा ये अकेला किस्सा नहीं है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि रमजान का महीना जो है वो शांति का महीना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमजान का महीना फतेह का महीना है। क्यों है वो फतेह का महीना? क्योंकि रमजान में ही 20 रमजान, 17 रमजान को ग़ज़वा बदर होता है और 20 रमजान को ये है 630 AD, 20 रमजान को मक्का फतेह होता है। उसके अलावा इस्लामी इतिहास की बहुत सारी बड़ी जो बैटल्स हैं वो रमजान में ही लड़ी गई हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है जो 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बात तो बहुत पुरानी बात नहीं है। मिस्र ने जो हमला किया था इजराइल पर, वो भी उन्होंने रमजान के दिन को, रमजान के महीने को ही चुना था उस हमले के लिए भी। वो इसीलिए चुनते हैं क्योंकि रमजान का महीना जो है वो फतेह का महीना माना जाता है। ये जो लोग जो कहते हैं ना, जो वो ज्यादातर जो है वो जो गैर मुसलमान जो होते हैं वही इस तरह की बात करते हैं, और जो इस तरह की बात करते हैं तो मुसलमान जो हैं वो मुंह छुपा के हंसते हैं कि चलो एक और बेवकूफ़ आया इस तरह की बात करने वाला, तो ये चुपचाप रहेगा और हम अपना फतह जो है वो हम कायम कर लेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बैटल जो कि इस्लाम के नबी के वक्त ही हुई थी, वो है बैटल ऑफ तबूक, जो मुस्लिम आर्मी 30,000 की जो है वो बाइजेंटाइन आर्मी को लड़ने के लिए गई थी, तो वो भी रमजान में ही गई थी। ये अलग बात है कि वो बैटल हुई नहीं क्योंकि वो बाइजेंटाइन आर्मी जो थी उस वक्त वहां पर पहुंची नहीं। उसके अलावा आगे भी आप ये देखिए कि 1258 में जो सीज ऑफ बगदाद होती है उसमें तो कम्प्लीटली अब्बासिया जो होती है आपकी वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। लेकिन मंगोलों के साथ एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई है, बैटल ऑफ आइन जलूत, वो होती है, और एक बैटल ऑफ हातिन होती है 583 हिजरी में, जो कि जेरूसलम के लिए होती है। और जब जेरूसलम को ये कब्जा करते हैं तो ये क्या मूर्खता की बात है जो कहते हैं कि साहब कि रमजान में जो है वो मुसलमान कुछ नहीं करते। रमजान में तो सबसे ज्यादा सवाब मिलता है, जिहाद का जो सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है वो रमजान में ही मिलता है, 100 गुना मिलता है, ऐसा बहुत सारे फतवागीर कहते हैं। अब जैसे हम लोग अभी तस्वीरें देख रहे थे, अभी हावड़ा से तस्वीर आई कि एक रिहायशी इलाकों में जहाँ पे हिंदू रहते थे वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तस्वीर आई। अब ये तस्वीरें देखने के बाद भी मैं देख रहा था कि ममता बनर्जी का एक चैनल में फोन चल रहा था और एक देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जो टीवी पत्रकार है वो उनका फोन ले रहे, फोन पर इंटरव्यू ले रहे थे। विजुअल वही चल रहे थे हिंसा के, वो साफ समझ में आ रहा था, कपड़ों से पहचाने जा रहे थे कि हिंसा कौन कर रहे हो। ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे रही थी कि रमजान में ये सब होता नहीं और ये सब जो है वो हिंदू संगठनों द्वारा किया गया है, और विजुअल चल रहे हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा पत्थर फेंकते हुए कौन दिखाई दे रहा है। मुझे हैरत की बात है कि उस तथाकथित बड़े पत्रकार ने ममता बनर्जी को तत्काल रोककर ये नहीं पूछा कि तस्वीरें तो किसी और बात की गवाही दे रही है। इन तस्वीरों को जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं और जब हम जैसे अभी तस्वीरों को देखा हमने किस तरह से हिंदू रिहायशी इलाकों में हावड़ा के अंदर पत्थर फेंके गए, और जब हम इस तरह की कई और भी घटनाओं का जिक्र करते हैं, हम देखते हैं कश्मीर फाइल्स के अंदर दिखाया गया था किस तरह से पड़ोसियों ने जो है वो अपने कश्मीरी पंडितों के पति और कहाँ छुपे हुए हैं, किस जगह पर छुपे हुए हैं, कौन से माले में छुपे हुए हैं, ये दिखा दिया था। जब मूवी के अंदर दिखाया गया तो कई लोगों ने बोला है तो मनगढ़ंत बात है, कोई पड़ोसी ऐसा करता है कि नहीं करता है। तो जब मैं बंगाल के कलकत्ता के डायरेक्ट एक्शन डे का जब मैं रिसर्च कर रहा था और नेशनल आर्काइव और नेहरू मेमोरियल में जाके जब मैं रिपोर्ट्स और तमाम चीजें खंगाल रहा था, तो कई ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां मुझे मिली जो मुझे लगा कि जो कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया 1990 की शुरुआत की जो घटना या 89 के अंत की जो घटनाएं दिखाई गई हैं, जिसमें पड़ोसी दिखाए गए हैं कि किस तरह से मुस्लिम पड़ोसी ने जो अपने हिंदू पंडित का सब कुछ बता दिया था, तो ये डायरेक्ट एक्शन डे के दिन भी हो रहा था। और ये एक मैं आपको बता दूं क्योंकि जानना, इतिहास को समझना, बंगाल के इस
खूनी इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने अपनी पुस्तक में भी जिक्र किया है, पेज नंबर 20 पर, जब मैं रिपोर्ट्स अंग्रेजों की पढ़ रहा था, तो अंग्रेज सरकार, जो उस समय अंग्रेज सरकार की और गवर्नर फ्रेडरिक बरोज थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी कि दंगे कैसे भड़के, उन दंगों में क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ डायरेक्ट एक्शन डे पे। तो इस रिपोर्ट का हिस्सा पढ़ के मैं अंदर तक हिल गया और मुझे ऐसा लगा, कुछ दिन बाद जब मैं लिख रहा था, पुस्तक लिख रहा था, उसी दौरान में इसको जब मैंने देखा, करीब करीब यही दृश्य मैंने कश्मीर फाइल्स में देखा, तो मुझे लगा कि वर्ल्ड वाइड मॉडस ऑपरेंडी कुछ लोगों की सेम होती है। तो ये किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि एक कलकत्ता के एक भद्रलोक के एक बहुत जाना पहचाना नाम थे, वो थे रिटायर्ड जज वीके रॉय। तो उनका एक नाम था भद्रलोक, जो बंगाली में कहते हैं, उसमें वो एक चर्चित चेहरा थे, प्रसिद्ध नाम थे। तो वो एक मुस्लिम इलाके में रहते थे और उनके जो मुस्लिम लीग, जो उनके जो पड़ोसी थे, उनका नाम था मौलाना अकरम, जो बंगाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते थे। तो जब माहौल बिगड़ने लगा और डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हो गई, तो मौलाना अकरम से वीके रॉय साहब ने कहा, जो रिटायर्ड जज थे, कि आप तो संभाल ही लेंगे क्योंकि मैं इलाका छोड़कर ना जाऊं। बोला नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी देखभाल करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर रहिए। वीके रॉय ने उनपे, मौलाना अकरम पे भरोसा किया और घर छोड़कर नहीं गया। और जब भीड़ ने उनको, मुस्लिमों की 500 लोगों की भीड़ ने जो घेर लिया, तो मैं अपने शब्दों में उसे नहीं बताऊंगा, मुझे वो अंग्रेज सरकार की जो रिपोर्ट थी, जो दंगों के बाद तैयार हुई थी, वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। शब्दशः जो उसमें लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जज वीके रॉय का घर मौलाना अकरम, अध्यक्ष बंगाल मुस्लिम लीग के घर के ठीक सामने। दोनों परिवारों के बीच दोस्ताना और मधुर संबंध थे। मौलाना अकरम ने रॉय परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था। जब 500 मुसलमानों की हथियारों से लैस भीड़ ने रॉय के घर पर हमला किया, तब मौलाना अकरम अपने घर की बालकनी में थे। रॉय परिवार ने मौलाना अकरम से मदद की गुहार लगाई और कहा कि वह दंगाइयों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें रोके, लेकिन मौलाना अकरम मुड़े और अपने घर के अंदर चले गए। दंगाइयों ने रिटायर्ड जज वीके रॉय के जवान बेटे एके रॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी। जब यह हत्या हो रही थी, तब मौलाना अकरम अपने घर के अंदर ही थे। तो ये जो सोचते हैं, तो फिल्मों में कहानी दिखा दी, ये तो कश्मीर फाइल में झूठा किस्सा है, तो ये अंग्रेज सरकार की रिपोर्ट डायरेक्ट एक्शन डे पर क्या कह रही है? तो इस तरह की चीजों को नकारने की जो आदत पड़ गई है, जो इतिहास में हमारे चल रही है और आज तक हम देख रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। और यही मौलाना अकरम, जब बंटवारा हो गया, तो उसके कुछ दिनों बाद पूर्वी पाकिस्तान चले गए और जो बांग्लादेश जब बन गया 1971 में, तो वहां पर भी एक बड़े नेता बने। तो ये स्थितियां इस देश में हुई है डायरेक्ट एक्शन डे के दिन। और फिर भी अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री या राज्य का प्रशासन या उस राज्य के रहने वाले लोग अपने राज्य के इतिहास को नहीं समझते हैं, तो वो किसी दिवा स्वप्न की दुनिया में रह रहे हैं, सपनों की दुनिया में रह रहे हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है।